हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th हिंदी का न्यू सिलेबस 2022 के लिए, यानी कि 2021-22 के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 2021-22 के लिए जो सिलेबस अब पढ़ाया जाएगा वो पिछली बार की तरह जैसे 2020-21 का जो सिलेबस था, यानी कि 30% सिलेबस कट गया था, वही इस बार भी कट गया है। और अब आपको 70% ही पढ़ना है, यानी कि जितना पिछली बार पढ़ना था उतना ही इस बार भी पढ़ना है। तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, किस में कितना कटा है, क्या रिड्यूस हुआ है, सब कुछ सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। विषय आपका हिंदी है, कक्षा 10वीं के लिए। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले ये बताएंगे, और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गद्य हेतु। इसमें आपको क्या लिखूं, जो चैप्टर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, ये तीनों चैप्टर आपको गद्य साहित्य से, यानी कि गद्य से जो दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब तो अब देख लेते हैं काव्य हेतु, यानी कि काव्य में आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, काव्य में ऐसा कि कोई कवि एक हैं, लेकिन उनकी रचनाएं एक से अधिक हैं। तो इसमें एक रचना अगर नहीं पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि जो उनकी दूसरी रचना है वो भी नहीं पढ़नी है, उन्हें आपको पढ़ना है, सिर्फ इस रचना को नहीं पढ़ना है। और उस कवि का भी जीवन परिचय आपको याद रखना है, क्योंकि उसका एक रचना रिड्यूस हुआ है, दूसरा तो है ना, दूसरा है, तो कवि का भी आपको याद करना होगा, इसलिए ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है महादेव वर्मा जी की रचना वर्षा सुंदरी के प्रति। इसमें भी आप देख सकते हैं महादेव वर्मा जी की दो रचना है, एक हिमालय से, एक वर्षा सुंदरी के प्रति। तो वर्षा सुंदरी के प्रति आपको नहीं पढ़ना है और हिमालय से पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना जवानी, ये आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जी की रचना नदी, ये भी नहीं पढ़ना है। और अशोक वाजपेयी जी की रचना युवा जंगल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। केन किंग वर्धते, अन्योक्त विलासा, ये दो चैप्टर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में देख लेते हैं। तो जो आपका समास है उसमें से कर्मधारय और बहुब्री, ये दोनों हटा दिया गया है, यानी कि ये दोनों अब आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के जो समास बचे हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से वो आपको बताया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। संधि में वृद्धि हटा दिया गया है, सर्वनाम में तद युष्मद हटा दिया गया है, धातु रूप में दृश्य और पच, ये दोनों हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो 2022 के लिए मॉडल पेपर जो दिया गया है उस पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है। सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं, तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 100 अंक का आपका होता है पूर्णांक, लेकिन 70 अंकों का लिखित परीक्षा और 30 अंक का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होता है, उसके आधार पर दिया जाता है। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें आपको शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का ही पढ़ना है। जैसे कभी कभी होता है कि भारतीय युग, द्विवेदी युग, यहाँ से भी कुछ जो इम्पोर्टेंट रचनाएं या फिर लेखक होते हैं उनका भी पूछ लिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन बेसिकली आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का। इसी तरह से पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय में रीतिकाल तथा आधुनिक काल का पढ़ना है, इसके लिए भी 5 अंक दिए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यहाँ से गद्यांश दिया रहता है। 2 गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। इसमें आपको दोनों में से किसी एक का, जो उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उससे सॉल्व करके लिखना होता है। उसमें आपको दिए रहेंगे 3 क्वेश्चन। पहला संदर्भ का, संदर्भ पूछा रहेगा, उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या का, इसके लिए 2 अंक।
और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तथ्यपरक प्रश्न, इसके लिए भी 2 अंक का। तथ्यपरक प्रश्न का मतलब ये है कि उसी में से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर उसी गद्यांश में रहेगा। कभी कभी उसी गद्यांश में से किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको लर्न करना होगा। इसके लिए टोटल आपको 6 अंक मिलते हैं एग्जाम में। इसके बाद इसी तरह से काव्य में वो पूछा जाता है, बस संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक, काव्य सौंदर्य के लिए 1 अंक, इसके लिए भी 6 अंक होते हैं। और काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब है कि जैसे कि रस छंद अलंकार, उसमें बताना होता है कि कौन सा रस है, छंद है, कौन सा अलंकार है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 1 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए, तो 4 अंक इस तरह से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। इसमें 3 अंक लेखकों के लिए, 3 अंक कवियों के लिए। इसमें आपको 2 अंक जीवन परिचय, 1 अंक रचना, इसमें भी आपको 2 अंक जीवन परिचय, 1 अंक रचना इस पर दिए जाते हैं। तो कौन सा लेखक आपको उसका जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय याद करते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं। अगर आप वही लिखते हैं तो 2 अंक नहीं मिलेंगे। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, इसके लिए भी 2 अंक। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस में हास्य एवं करुणदास, अलंकार में अर्थालंकार होता है, शब्दालंकार अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ही पढ़ना है। 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से और 2 अंक यहाँ से छंद के लिए। इसमें आपको रोला और सोरठा ये दोनों का लक्षण, उदाहरण और पहचान याद करना होता है। इसके बाद आता है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व। उपसर्ग के लिए 3 अंक, प्रत्यय के लिए 2 अंक, समास के लिए 2 अंक, तत्सम के लिए 2 अंक, पर्यायवाची के लिए 2 अंक। समास में हमने आपको बताया कि 2 समास हटा दिए गए थे, अब आपको 2 ही पढ़ना है, द्वंद्व और द्विव समास, इसके लिए 2 अंक हैं। फिर आता है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, इसके लिए भी 2 अंक। संधि के लिए, संधि में भी रिड्यूस किया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यर संधि की परिभाषा, उदाहरण और पहचान याद करना है। शब्द रूप याद करना है, इसमें आपको संज्ञा में फल, मति, मधु, नदी दिए गए हैं। ये सभी विभक्तियों में, वचनों में आपको याद करना है, इसके लिए भी 2 अंक। धातु रूप दिया गया है पठ और हस्त का, इसके लिए भी 2 अंक। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, इसके लिए भी 2 अंक। ये सर से ये टोटल 8 अंक इसके लिए होते हैं संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद के लिए। फिर आता है निबंध रचना। निबंध में आपको किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, किस कैटेगरी का पूछा जाएगा, तो इसमें आपको वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय, तो ये हो सकते हैं विषय। कौन से विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, और इनमें से कोई भी एक विषय पर पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको 6 अंक दिए जाते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन होता है खंड काव्य का संक्षिप्त कथा वस्तु एवं घटनाएं एवं चित्रण। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और आपके जो खंड काव्य हैं, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आपको चलता है, ये आप पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। उसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा, तो इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं। ये थे 70% सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन ये आपका विद्यालय स्तर पर होगा। इसके लिए 30 अंक होते हैं। कितना दिया जाता है ये आपके प्रोजेक्ट कार्य पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी कि गद्य से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ये, और कौन से लेखक को आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भागवत सरल उपाध्याय, ये 4 लेखक जो बचे हैं, इनकी ये चारों रचनाएं अलग अलग जो हैं, और इनका जीवन परिचय याद करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ किस 2 लेखक का जीवन परिचय याद करके एग्जाम में जाएं और वही आ जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह से आप काव्य में भी देख सकते हैं। काव्य में जैसे सूरदास जी की रचना पद, तुलसीदास जी की धनुष भंग, और वन पथ पर रसखान जी की सवैये कवित्व, बिहारी लाल जी की भक्ति एवं नीति, रामदास त्रिपाठी जी की स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर, महादेव वर्मा हिमालय से,
सुमित्रा नंदन पंत चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इन कवियों का जीवन परिचय आपको याद करना है। वैसे तो ये कई हैं, लेकिन अगर आपको बताएं कि 3-4 कवि का याद कर लें, उन्हीं में से आ जाए, तो ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। इसी तरह से संस्कृत में भी है। संस्कृत में वाराणसी देशभक्तः चंद्रशेखर, छांदोग्य उपनिषद, षष्ठोध्याय भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरूढ़ि श्वेतकेतु संवादः, जीवन सूत्राणि प्रबोधो ग्रामीण। तो ये चैप्टर्स आपको संस्कृत में पढ़ना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है, कौन सा आपके ज़िले में चलता है ये आप पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें से देख सकते हैं। नहीं पता है अगर आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आपको पढ़ना है।